अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप लोग रेस्टोरेंट एज अ बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग क्या क्या चीज़ें को मद्देनजर रख सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सही है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करूँ कि ये हमारा इकोनॉमिक का प्रोजेक्ट है कि जिस पर हमने सिरे से हर चीज़ पर रिसर्च की है रेस्टोरेंट ओपन करने के बारे में। तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए मेनली हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं: मेन्यू, वेन्यू एंड योर मार्केटिंग स्किल्स। ओके। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। आपका मेन्यू किस तरह का होगा, उसमें क्वालिटी हो जाती है फूड की। और सेकंड थिंग इज योर वेन्यू कि आपकी लोकेशन कैसी होगी। आपकी अगर प्राइम लोकेशन है तो फिर आपके कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और अगर आपने लोकेशन का स्टैटिक लुक दिया है तो उससे भी ज़्यादा आपके कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे। सही है। थर्ड थिंग इज योर मार्केटिंग स्किल। जितनी ज़्यादा आप प्रमोशन करेंगे अपने रेस्टोरेंट की, उतनी ज़्यादा लोग आपके देखेंगे, उनमें क्यूरियोसिटी होगी कि यार हमने ट्राई करना है। तो फिर अगर आपका उसके टेस्ट अच्छा होगा तो फिर वो ऑब्वियसली आपके कस्टमर बन जाएंगे रेगुलर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन्यू एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मेन्यू में तीन चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। क्वालिटी, वैरायटी एंड देन प्राइस। ओके। क्वालिटी ऑफ फूड मैटर्स अ लॉट। क्वालिटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि अगर देखें, अगर आपके पास एक कस्टमर आया, उसने खाना खाया, ठीक है। सो अगर आपका खाना अच्छा है तो फिर वो दोबारा आएगा क्योंकि आपको इम्प्रेस कर रहा है वो, आपका टेस्ट जो है आपके कस्टमर को। सही है। अगर आपका खाना ही नहीं अच्छा तो फिर वो कभी भी सोचेगा नहीं कि मैं दोबारा आऊँ और पैसे ज़ाया करूँ। सेकंड थिंग इज़ वैरायटी। ओके। आपके पास जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, कस्टमर में इतनी क्रॉसिटी होगी कि एक दफ़ा आया एक चीज़ ट्राई की, सेकंड टाइम आएगा तो सेकंड चीज़ ट्राई करेगा। दैट्स इट। और प्राइस, प्राइस आपने सेट करनी है, मार्केट की डिमांड को मद्देनजर रखना है। और सेकंड थिंग कि जो आपकी प्राइसें ना ही ज़्यादा हाई हो कि आउट ऑफ रीच हो जाए, और ना ही ज़्यादा लो हो। ठीक है। एवरेज प्राइस लो। नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि इकॉनमी का रेस्टोरेंट के क्या लिंक है। ठीक है। आपको पता है कि जिस तरह अब एक रेस्टोरेंट है, वो एक कमर्शियल एरिया में आता है। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी कमर्शियल होगी, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, जो भी है सब कुछ कमर्शियल आएगा। और आपको पता है कि कमर्शियल बिल्स या टैक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो वो सारे कहाँ जाएंगे? हुकूमती खजाने में। और एक और चीज़ आ जाती है कि आप रेस्टोरेंट से अर्न करेंगे इनकम, उस पर इनकम टैक्स भी लगेगा, और इनकम टैक्स भी कहाँ जाएगा? ट्रेजरी में जाएगा। ठीक है। वो चीज़ें जो है, वो आपके जो पैसा है वो कहाँ यूज होगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा? ज़रूर किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा। ठीक है। तो इससे इकॉनमी पर इफेक्ट पड़ता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉन्टिनेंट या कंट्री में कौन से फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, और उनकी क्या डिमांड्स है, और क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जा रही है। ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एशिया में क्या क्या कौन कौन से रेस्टोरेंट ज़्यादा फेमस हैं, और पाकिस्तान में जैसे अंदाज, बट कराही, मनाल, एशियन फ्यूजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊँ। ठीक है। वेबसाइट एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है अगर इन ऑर्डर टू रन योर बिजनेस। ओके। क्योंकि ये आपके कस्टमर को ऑनलाइन अट्रैक्ट करती है। सेकंड थिंग, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में ये होता है कि हम घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर, जो कि आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो ऑनलाइन ऑर्डर जो है ना, ये बहुत बड़ा ईज़ है, और ये सिर्फ पॉसिबल है वेबसाइट के थ्रू। ठीक है। और हम लोग इसमें रिजर्वेशन भी कर सकते हैं कि आने से पहले वो रिज़र्व कर ले वेबसाइट ओपन करके कि ये हमने टेबल रिज़र्व करना है और इतने हम लोग पर्सन हैं, ताकि उनको बाद में आकर अगर ज़्यादा रश हो तो उस वजह से मुश्किल ना हो। और मेन्यू भी आपका सारा अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, उसकी प्राइसेस वगैरह। ठीक है। इसके बाद मैं आपको वेबसाइट शो करता हूँ। हमारी वेबसाइट ओपन हो गया। इसका ये होम पेज है। इसमें कॉन्टैक्ट के लिए भी ऑप्शन है, उसमें इधर वो। और अगर आप, मैंने आपको बताया था रिजर्वेशंस के लिए, तो आप लोग ये रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो ये कब करवानी है, क्या टाइम है, और कितने लोग हैं, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ये ओपनिंग आवर्स है। फिर अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है, आपको क्या इशू है, आपके लिए ये लोकेशन है। ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज जो है मेन्यू। मेन्यू में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीजें, एक ये ब्रेकफास्ट आ गया, ठीक है। अब ये लंच डिनर आ गया। इसमें ये स्टार्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ये फूड है, ठीक है। ये हमारा मेन्यू होगा। इसमें फिर साथ साथ प्राइसेस भी मेंशन है। नेक्स्ट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, सो अब ये देखिए, ये चीज़ें सारा मेन्यू हमारे पास अवेलेबल आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो शेफ़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो आपके से डिटेल्स थोड़ी सी मांगेगा, आपका नेम और आपका ईमेल। तो फिर और आप हम लोग क्या चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप जॉब्स हमारे रेस्टोरेंट पे अवेलेबल हैं तो फिर उसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये आप सारी फिल करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमारे पास वो ईमेल आ जाएगा। तो हम लोग आपसे आगे कांटेक्ट कर लेंगे कि अगर हमको रखना चाहते हैं कि नहीं। नेक्स्ट चीज़ अबाउट। अबाउट में हमारे पर्पस क्या है, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट ऑप्शन है। दैट्स इट, इट्स फॉर वेबसाइट। इसके बाद आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सही है, क्योंकि सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। तो फिर जिस तरह आप लोगों के ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका पेज ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, जो भी आपने सोशल मीडिया पेज बनाया, तो लोग ज़्यादा आपको विजिट करेंगे। जिस तरह सोशल मीडिया पर पेजेस ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है, दोस्तों के, रिलेटिव्स के, तो फिर उसमें चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर इस ग्रुप्स में शेयर की जाती हैं। तो उससे ये होता है कि आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं और आपकी प्रमोशन होती है। और ये पेज पे पिक है। दैट्स इट फॉर मी। The next topic is surveys. We visited different restaurants in search of a better understanding about how the food business functions. It involved seeking information from the consumer and the producer. We fetched the preferences of the consumers and checked what the producers had to say about it. We conducted a survey in which we asked some questions from the producers as well as the consumers. Firstly, I'll discuss about the producers. We asked them about their demand and supply per month. The restaurants in which we conducted the survey had a demand and a supply per month of approximately 1 lakh. The general trend was that most producers estimated around 100 to 250 people visiting the restaurants. Next, we asked them on what basis they decide their menu and how they add or eliminate a certain menu item. So, this was according to the demand of their customers. We also asked that does increasing the price of one menu item affects its demand, and the answer was yes, it does. The next question was on the concept of cross price elasticity. That is, if they change the price of one menu item, does it affect the consumption of the other menu item or not? Some of them agreed that yes, it does, but some negated it. The next question was, does increasing the prices also increases the income of the employees? They stated that it doesn't. We also asked them about how many surveys they conduct to have a clear understanding of their customers' demand. Most of them said about 2 to 3 times. Now we'll discuss about the questionnaires that were conducted from the customers. The questions were based on the criteria to roughly estimate the factors like age, gender, approximate family income, approximate visits in a month. We concluded that majority of the visits were of the young generation, belonging to different financial classes, and the number of the visits depends upon their income. The question also included preference of cuisines by various people and whether they tried different menu items or have a fixed order. So we realized that they preferred desi food and most of the people like to try different items rather than always going along with a fixed order. We also asked them for their opinion about the restaurants they were in so that we could judge that what are the factors upon which they would like to come back again
or what are the factors that would make them not want to visit again. So we asked them a few questions that were related to the management of the restaurants, like how was the attitude of the staff, how was the service, was it fast, slow, satisfactory, or they took their time. We also asked them about their opinion regarding the trend of dining out, like will it increase with the time or not. We also asked them about the cleanliness of the restaurant, and we realized that all the questionnaires that were filled, in most of them, the staff seemed to be very polite and the restaurant was clean, which we think is a factor which made them want to come back again. Because we have been through a global pandemic, which every generation cannot claim to have gone through, so we wanted to see how a pandemic or an emergency situation like this affect how people visited the restaurant. So, according to our survey, it was very clear that the trend of dining out during the COVID pandemic was decreased. So, this was all for the surveys which we conducted. These were the questionnaires that the customers and the producers filled. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिमांड एंड सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। जैसा कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट का बिज़नेस जो कि स्टार्ट किया था, और रेस्टोरेंट के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई जो है इकनॉमिकली अगर हम गौर करें किस तरह से हमारे बिज़नेस पे इम्पेक्ट करता है और किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का जो टॉपिक है एक रेस्टोरेंट के या किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करना। सो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने डिमांड के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में जिक्र किया कि डिमांड बेसिकली क्या होती है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस। डिमांड बेसिकली वो होती है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी जाके मार्केट में किसी शॉपकीपर से कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है या उसकी कोई ज़रूरत है या उसको कोई चीज़ चाहिए और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ कीमतों पर जो ख़रीदता है बाहर जाके कंज्यूमर से, उसे हम डिमांड कहते हैं। अब हम सप्लाई के बारे में बात करते चलते हैं। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई बेसिकली रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस दैट फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एट वेरियस प्राइसेस। अब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। डिमांड वो चीज़ है कि एक कंज्यूमर किसी प्रोड्यूसर से जाके किस चीज़ की डिमांड करता है, यानी उसे कोई चीज़ चाहिए होती है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ प्राइसेस पे ख़रीदता है, परचेज़ करता है। और सप्लाई क्या होती है? सप्लाई वो होती है जो एक प्रोड्यूसर यानी फर्म्स यानी कंपनीज जो चीज़ पैदावार जो पैदा करती हैं, उनकी जो पैदावार होती है मुख्तलिफ़ प्राइसेस पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो पैदा करती हैं। तो ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट इक्विलिब्रियम, बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मार्केट इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? The point at which the quantity of a good or a service that consumers are willing to buy equals the quantity that firms are willing to sell। यानी कंज्यूमर जिस चीज़ के जिस प्राइस के ऊपर किसी प्रोड्यूसर से कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है और प्रोड्यूसर उसी ही प्राइस पे किसी कंज्यूमर को सेल करता है, यानी दोनों एक दूसरे को जो ख़रीदो फ़रोख्त है अगर वो सेम प्राइस पर हो जाए ना, तो उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब डिमांड सप्लाई और प्राइस आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिमांड और प्राइस जब इंक्रीज़ कर जाते हैं, सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाती है। उसकी रीज़न ये है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई है और प्राइस भी अगर इंक्रीज़ कर गई है उसकी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि लोग उसे ख़रीदना कम कर देंगे। दूसरे केस में अगर हमारे पास प्राइस कम है और डिमांड भी कम है तो सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी। उसकी रीज़न ये होगी क्योंकि अगर एक चीज़ आपको फॉर एग्जांपल 700 या 800 में मिल रही है, अगर वही चीज़ आपको सेल आउट पे या किसी सेल 50% ऑफ पे, 40% ऑफ, 30% ऑफ, किसी भी किस्म की सेल हो सकती है, अगर वो आपको 30-50% ऑफ में मिलेगी तो आप प्रेफर करेंगे कि उस चीज़ को जल्द से जल्द ख़रीद लिया जाए। तो इसी सिलसिले में जो हमारे पास सेल होती है वो या सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास डिमांड बेसिकली थोड़ा सा इसको ना इंडिविजुअली स्टडी कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। सप्लाई अलोन हैज़ नो बेयरिंग ऑन एनीथिंग, इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द लाइट ऑफ सप्लाई। If the number of restaurants is exceeding than the customer demand, then there is an oversupply। अब कस्टमर की बेसिकली डिमांड किसी एक रेस्टोरेंट की है या ज़्यादा से ज़्यादा भी कस्टमर जो है वो 2 रेस्टोरेंट्स तक अपना जो है उनकी डिमांड पूरी हो रही है, लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एक्सीड करते जाएंगे कंज्यूमर की डिमांड से, तो यहाँ पे एक ओवर सप्लाई का फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। यानी ओवर सप्लाई हमारे साथ पास जो है ना सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, यानी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसे हम ओवर सप्लाई कहेंगे। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है यानी एरिया होता है, ये उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा
कि पर्टिकुलर रीजन के साथ इसका क्या ताल्लुक है। मैं आपको ताल्लुक समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं एक शहरी इलाके की और एक देहात, यानी एक ऐसा इलाका जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज़, यानी सिटीज़, बड़े बड़े शहर जहाँ पे कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर उस हिसाब से रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादा बनाए जाते हैं। उस हिसाब से नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स को इंक्रीज़ किया जाता है और कस्टमर की डिमांड्स को पूरा किया जाता है। उसके मुकाबले में जो हमारे पास रूरल एरियाज़, यानी जो देहाती इलाका जात होते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, उनके अंदर चूँकि डिमांड भी कम होती है, इस वजह से वहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उनकी ना ज़रूरत होती है और उनको कम से कम वहाँ बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट नहीं होगी, वहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते चलें थोड़ा सा डिमांड के बारे में मज़ीद, तो डिमांड रेस्टोरेंट्स की ये होती है, बेसिकली डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मील्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेज। ये हम ऑलरेडी डिमांड की डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। द डिमांड ऑफ रेस्टोरेंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। रेस्टोरेंट की जो डिमांड होती है वो इन चीज़ों से जो है इन्फ्लुएंस होती है, बेसिकली कंज्यूमर की इनकम से, टेस्ट से और प्रेफरेंसेस से, उसके साथ साथ पॉपुलेशन से भी, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स और सर्विसेज। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स एंड प्राइस इज टिपिकली इनवर्स, मीनिंग दैट एज द प्राइस ऑफ मील और सर्विस इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। जिस तरह से हमारे पास खाने की प्राइस इंक्रीज़ करती जाएगी, सर्विस इंक्रीज़ करती जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांड जो है, मतलब जो क्वांटिटी हमारे पास है, डिमांडेड क्वांटिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चलेगी। और इसी केस को अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी वाइस वर्सा ये होता है कि अगर इसी केस को उल्टा कर दिया जाए तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इससे अगले टॉपिक में अगर हम सप्लाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते चलें। सप्लाई आसान अल्फाज में वो होती है, मतलब कि नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट, अगर हम रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात करें, हमारा जैसे बेसिकली रेस्टोरेंट्स का फूड यार्ड का बिज़नेस है, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो एक रीजन यानी एक इलाके के अंदर, एक जगह के अंदर नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है कितने ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हम ईज़िली, मतलब आसान अल्फाज में उसे हम सप्लाई कह सकते हैं। मतलब उससे अगले नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते चलें, the level of competition increases proportionally when supply of restaurants increases। कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है वन सप्लाई और रेस्टोरेंट्स इंक्रीज। जो नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स बढ़ते जाएंगे, सप्लाई बढ़ती जाएगी, तो लेवल ऑफ़ कंपटीशन भी हमारे पास इंक्रीज़ करता जाएगा। जिस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे, अगला पॉइंट हमारा यही है, जिस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रेस्टोरेंट्स होंगे, कोशिश की जानी चाहिए कि वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस को स्टार्ट ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो वहाँ पर मार्केट्स विद एन एक्सेसिव नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स शुड बी अवॉइडेड। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था। अब प्राइस और सप्लाई का जो आपस में रिलेशन है वो किस तरह का होता है। प्राइसेस एंड सप्लाई हैव एन इन्वर्स रिलेशन, सो फॉल इन द प्राइस लीड्स टू द इंक्रीज इन सप्लाई मेकिंग इट हार्ड फॉर द बिजनेस टू सक्सीड। प्राइस और सप्लाई जो है उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। सो फॉल इन द प्राइस लीड्स टू द इंक्रीज इन द सप्लाई। तो इसी वजह से जो है हमारे पास सप्लाई, अगर प्राइसेस कम होंगी तो हमारे पास सप्लाई जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये स्लाइड के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हम अगली स्लाइड के अंदर थोड़ा सा बढ़ते चलें सप्लाई के बारे में। सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ना उसको रीराइट किया गया, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा गया, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज द कॉस्ट ऑफ लेबर, food and other inputs, the availability of financing and the level of competition. The relationship between the supply of restaurants and the price is typically direct, meaning that as the price of a meal or service increase, the quantity supplied also increase. मतलब supply of restaurants का और price का आपस में direct relationship है। जिस तरह से price जो है हमारे पास increase करते जाएगी किसी खाने की, तो इसी तरह से जो सप्लाइड क्वांटिटी है, यानी जो सप्लाई की हुई क्वांटिटी है, वो भी ऐसा ऐसे इंक्रीज़ करते जाएगी और इसी के वाइस वर्सा होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करते चलें अपने कोविड-19 के इम्पैक्ट्स हमारे पास रेस्टोरेंट्स के ऊपर क्या रहे थे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन द डिमांड इन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट। इसको थोड़ा सा मैं आपको वर्बली समझा दूंगा बाद में, लेकिन आप थोड़ा सा इसको माइंड में इस चीज़ को ज़रा रखें। इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 क्या थे? बेसिकली इम्पैक्ट्स ये थे कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था
तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का बाहर जाके खाना पीना कम होता चला गया था। और उस तरह से जो रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने भी अपना जो है डाइन इन का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया था, क्योंकि लोग इस बात से डर रहे थे कि वायरस आजकल जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि वो बाहर निकलना या इधर उधर लोगों से मिलना मिलाना उनका बहुत कम था। और रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना तो वो तो एक ऐसे समझ लें बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है अगर वो उन दिनों में इस तरह होता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा था इसके ऊपर। तो इसको थोड़ा सा वर्बली रीड कर लेते हैं। The COVID-19 pandemic has a significant impact on the demand and supply of restaurants. On the demand side, many people have been hesitant to dine out. बाहर खाना खाने से बहुत सारे people जो थे वो खौफज़दा थे ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट कंट्रैक्टिंग द वायरस, क्योंकि वो इस वजह से डरे हुए थे क्योंकि उनको जो कोविड ना हो जाए, उनको वायरस जो है वो न इफेक्ट कर दे। लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द सेल्स फॉर मैनी रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की सेल इस वजह से भी कम हो गई थी। Additionally, government mandated closures and capacity restrictions have further reduced the number of consumers able to dine in. बहुत सारे जो है कस्टमर जो बाहर खाना खाने आते थे, गवर्नमेंट के लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस और उन्होंने जो रूल्स कुछ बना दिए थे इन दिनों में, तो उस पर अमल दरामद होते हुए बहुत सारे जो है कस्टमर्स बाहर जो खाना खाते थे उन्होंने अपना खाना बाहर जाके खाना कम कर दिया था। उसके अलावा ऑन द सप्लाई साइड, restaurants have been forced to adapt to a new safety measure and protocols, incurring additional costs. यानी उन्होंने अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया था क्योंकि अपने सेफ्टी मेजर्स को भी उन्होंने मद्देनज़र रखना था और अपने प्रोटोकॉल्स को भी उन्होंने मद्देनज़र रखना था, इसलिए उन्होंने अपने एडिशनल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट को बढ़ा दिया था। मैनी रेस्टोरेंट्स हैव हैड टू क्लोज देयर डाइनिंग रूम्स एंड शिफ्ट टू टेक आउट एंड डिलीवरी ओनली. Some restaurants have had to lay off or furlough off employees, and others have closed permanently. Additionally, supply chain disruptions have caused shortages of certain ingredients and increased prices for others. ओवरऑल थोड़ा सा इसका ये तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजीली समझ आ जाता है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आसानी से समझा जा सकता है। ओवरऑल द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री. बहुत ही बुरा असर था कोविड-19 का रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री के ऊपर. बट सम रेस्टोरेंट्स हैव बीन एबल टू अडैप्ट बाय फोकसिंग ऑन टेक आउट एंड डिलीवरी ऑप्शंस. यानी जिन रेस्टोरेंट्स ने अपने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि वो डिलीवरी पहुंचा लोगों तक डिलीवर कर रहे थे खाने के सामान को, या उन्होंने डाइन इन का सिस्टम ख़त्म किया हुआ था तो वो लोगों को उनके घरों तक खाने पहुंचा के आ रहे थे, तो उनका बिज़नेस जो है वो साथ साथ चलता रहा था. तो ये कुछ कोविड-19 के इम्पैक्ट्स थे. डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा मैंने आपको समझा दिया ओवरऑल रिव्यू. तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, और बाकी का जो आने वाला हिस्सा है वो मेरे आपको बाकी ग्रुप में समझा देंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मेजरमेंट ऑफ अ परसेंटेज चेंज ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू वन अनदर. मतलब कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ता है. उसके बाद इसका फार्मूला दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ए और परसेंटेज चेंज इन बी. 3 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है. इज़ ग्रेटर देन 1, इज़ स्मॉलर देन 1, इज़ इक्वल टू 1. हम इसे अपने सर्वे से रिलेट करेंगे जो हमने कंडक्ट किया है. पहला केस है जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी. इसका मतलब है जब हम प्राइस डिक्रीज़ करेंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, या प्राइस के इंक्रीज़ करने से डिमांड डिक्रीज़ होगी. मतलब एक चीज़ के गिरने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ के गिरने से एक चीज़ बढ़ रही है, तो ये होगी इलास्टिक. इसकी रेस्टोरेंट के एतबार से हम एग्जांपल ऐसे लेंगे कि जैसे कढ़ाई हो गई. अगर कढ़ाई की जो है बड़ी प्राइस रेट गिरेगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है. और अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियसली उस पर इफ़ेक्ट होगा, और वो प्राइस रेट बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी. इसके बाद हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें इलास्टिसिटी स्मॉलर देन 1 है. मतलब कि इन इलास्टिक में ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे को परवाह ना हो रही हो. मतलब कि कढ़ाई का रेट तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन रोटी का इससे कोई यानी कि लेना देना नहीं है. मतलब कि अगर आपने रोटी की प्राइस बढ़ाई है 20 से 25 रुपये,
ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अगर कुछ खाने को ऑर्डर दिया, ने ये वो करना ही है कि रोटी तो मंगवानी ही है ना, अब आप खाली कढ़ाई तो नहीं खाएंगे। इसके अलावा तीसरा केस आ जाता है, तीसरा केस है अपना यूनिटरी इलास्टिक, व्हेन इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक में ये होता है कि एक चीज़ कभी भी दूसरे के कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी इक्वल ही होंगे। मतलब कि अगर हमने चाय का ऑर्डर दिया है तो दूध नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी, और पत्ती नहीं होगी तो भी चाय नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोड्यूसर्स, मुख्तलिफ़ सर्वेज़ के बाद हमें ये पता चला है कि प्रोड्यूसर भी इस बात से एग्री करते हैं कि जब वो किसी मेन्यू आइटम को की प्राइस को चेंज करते हैं तो वो उनकी कंजप्शन पर इफ़ेक्ट डालता है। तो मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन रेस्टोरेंट्स। तो ये हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि अगर आगे भी इस तरह की कोई मुश्किल आती है तो हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं। ज़्यादा जो इफेक्ट हुए थे रेस्टोरेंट्स हुए थे, क्योंकि एकदम लॉकडाउन लग गया था और वो लोग तैयार नहीं थे, एंड लाइक डिमांड में एक तरह की कमी भी आई थी और लोगों ने मतलब घर में ज़्यादा रहना प्रेफर किया। बाहर जाके खाना खाने को वो लोग ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे थे, और तरजीह नहीं भी दे रहे थे, और हुकूमत की तरफ से भी कुछ पाबंदियाँ थी जिसकी वजह से लोग घर पे ही रह रहे थे, तो जिसकी वजह से अब जो उधर एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि कोविड ने इकोनॉमिक फैक्टर्स को कुछ इस तरह अफेक्ट किया कि एक तो बिज़नेस शट डाउन हो गए, डिमांड में एक तरह की कमी आ गई क्योंकि लोगों ने घर पे स्टे रहना लग गए थे, तो एक तरह का बाहर जाना कम हो गया था, तो जिसकी वजह से डिमांड में एक तरह की डिक्रीज़ थी। डाइनिंग कैपेसिटी कम हो गई थी क्योंकि लोग घरों पे रह रहे थे, तो एक तरह का सब कुछ ऑनलाइन हो गया हुआ था। और सोशल फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो उन पे काफ़ी प्रेशर था रेस्टोरेंट्स ऑनर पे, हेल्थ की तरफ से और पहले तो लॉकडाउन था, लेकिन जब लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की गई तो फिर उनके लिए फिर भी, लेकिन रेस्टोरेंट्स ऑनर्स के लिए यही रिस्ट्रिक्शंस थी कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, डाइनिंग बहुत अच्छे से की जाए ताकि वो लोग कोविड से इसको एक तरह से बचाने की कोशिश करें जितना वो बचा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे आते हैं, तो उसमें फिर यही था कि मतलब ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा होने लग गया, डाइनिंग कम होने लग गई, लेकिन अब क्योंकि ऑनर्स वगैरह या जो भी उनके वहाँ स्टाफ था वो एक तरह का रेडी नहीं था, तो उधर भी उनको काफ़ी मुश्किल आई क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी इतने ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स या रिसीव नहीं किए, क्योंकि वो लोग डाइनिंग वगैरह पे एक नॉर्मल रूटीन में चलता है। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो उधर भी काफ़ी गाइडलाइंस बनाई गई कि कैसे हम लोगों की हिफाजत कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी लॉकडाउन लगाए, गाइडलाइंस जारी की, हेल्थ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को दूर रहने का मशवरा दिया गया काफ़ी, और एक तरह का इसमें हुकूमत को ये रोल प्ले करना चाहिए कि फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहिए ऑनर्स को, ठीक है, और वो सपोर्ट इस तरह की जा सकती है कि उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो लोग थोड़ा स्टेबल रह सकें, और टैक्सेस में जो हुकूमत एक उनका हेल्प कर सकती है, लाइक टैक्सेस उन पे उस वक्त के लिए, उस पीरियड के लिए कम कर दें, अगर हो सके तो माफ़ भी कर दें, और लाइक एक तरह की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए उधर के एम्प्लॉयज़ को, ऑनर्स को, कि अगर आगे कोई भी इस तरह का मसला पेश आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। Assalamu alaikum, everybody. Today I'd be talking about the imports and the exports of any country, specifically Pakistan, with regards to food. First, we'd be discussing it generally, and then we'd be talking about it in regards to the food items that are being imported or exported. Basically, if we were to generally talk about this, imports lead to an outflow of funds from a country, since imports include payment to sellers who are residing in a foreign land. Basically, this outflow of money means that it takes away from the financial assets of any country. So, any country would want to limit the amount of things that they're importing so as to keep their budget in check. However, if the goods that are being imported are productive assets, for example, if there's something that can be an equipment or a machinery, this means that they are indicating a growing economy, as these imported goods are going to be used to increase productivity. That is, in turn, going to help the economy grow. Exports, on the other hand, are certain goods that are being produced domestically within a country, and then those goods are sold to a seller abroad,
and this earns a foreign currency for the country. These goods are then sent abroad. This allowed the flow of money into a country. If we were to talk specifically about Pakistan, the money that comes in from exports are in the currency dollars, which are then used to pay off the imports or to pay off the debt that Pakistan is currently in. If we talk about the importance of imports and exports, basically these two things make up a country's balance of trade. A healthy economy refers to when both the imports and the exports are continuously seen to grow. The imbalance of imports and exports can cause a surplus or a deficit of trade. The surplus would be when the exports are greater than the imports, but when the imports exceed the exports, then that is when a country is in trade deficit. If we talk about the imports specific to Pakistan, in 2021, Pakistan's imports were, as you can see, the statistics, $76,000 million. These increased in 2002 and then in 2021. The average annual rate of this growth can be seen to be 11.58%. The main food items that Pakistan imports are dry fruits, milk and different milk products, teas and sugars, and different edible oils and pulses. If we were to talk about these statistics, 73.1% of Pakistan's import comes from China, United Arab, Indonesia, United States of America, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Japan, South Africa, Thailand, South Korea, and Brazil. If we were to talk about the exports, food is a major market of Pakistan. As we can see in the fiscal year 2009 to 2010, it attracted an investment of $100+ million. Pakistan's export greatly increased into 2021 when there was an amendment, and this amendment allowed Pakistan to interact more with Asian countries through Afghanistan. Basically, in that year, the exports were worth $15.125 billion from July to December 2021, and this exceeded the set goal of $15 billion. The food that Pakistan mainly exports are rice, fruits and vegetables, seafood like fish, other meats, poultry foods, and different spices, oilseeds, wheat, tobacco, etc. If we talk about other exports of Pakistan, however, in 2021, other exports did greatly increase, but as far as rice is concerned, rice exports decreased. In 2018, the food goods that earned the most dollar for Pakistan were cereals, sugars, beverages like Sprite and vinegar, salt, sulfur and cement, fish, and poultry. Imports and exports are greatly needed by any country for its survival and economic growth. As we can see for Pakistan, these are the statistics, more information of which have been provided in the report. Economic growth and stability are very important for any country, and import export adds greatly to it. That's it for my part of the presentation. Thank you. फूड सिक्योरिटी 1996 वर्ल्ड फूड समिट के मुताबिक फ़ूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है कि जब तमाम लोग हर वक्त फ़िज़िकली और इकोनॉमिकली एक्सेस रखते होंगे सफिशिएंट फूड और सफिशिएंट एंड सेफ फूड तक, जो कि उनकी डाइटरी नीड्स को पूरा करता होगा, जिससे वो एक एक्टिव और हेल्दी ज़िंदगी जी सके ना। और इसके बाद आ जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें आ जाता है अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू फूड, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। तो इनके बगैर फूड इनसिक्योर है, ये कहा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी की। इस टाइम अगर हम दुनिया को देखें तो वो क्राइसिस की हालत में है। हर रात 828 मिलियन लोग भूखा सो रहे हैं, जिनमें से 49 मिलियन बिल्कुल ही कहत साली का शिकार हैं। फैक्टर्स जो कि फूड सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वार।
यूएन में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेट किया है कि इस दुनिया में मौजूद 925 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड हैं। इसके बाद अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट देखें तो यमन इस टाइम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो भूख से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, जिसका इंडेक्स रेट है 45.1। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके बहुत से तरीके हैं, मसलन एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपेंड करके, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके, अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, इम्प्रूव क्रॉप ब्रीडिंग टू बूस्ट यील्ड्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये ना सिर्फ फूड प्रोडक्शन को इन्हांस करती है बल्कि इनकम जनरेशन की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इस टाइम हर मुल्क फूड सिक्योर करने के लिए अपने अपने स्ट्रेटजीज़ और प्लान्स बना रहा है, जिसमें यूएस का अगर देखा जाए तो उसने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम, वुमेन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन प्रोग्राम, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम हैं जो सेहतमंद खुराक तक रसाई के राह में हाइल रुकावटों को दूर करते हैं। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि ये प्रोग्राम फूड इनसिक्योरिटी को कम कर सकते हैं। प्लान तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस बात को भी इनकारा नहीं जा सकता कि इस टाइम यूएस में 30 to 40% ऑफ फूड सप्लाई जो है वो वेस्ट हो जाता है, जो कि अगर सालाना देखा जाए तो ये कोई 40 मिलियन टन बनता है, जो कि यूएस हर साल ज़ाया कर देता है। और इन पाउंड्स अगर हम देखते हैं तो ये कोई 80 बिलियन पाउंड्स बनते हैं, जो कि यूएस हमें हर साल खाने पे ज़ाया कर देता है। इसके बाद हम पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी की करंट सिचुएशन की बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पाकिस्तान 121 कंट्रीज़ में से 99 नंबर पर है। पाकिस्तान करंटली जो सिनेरियो फेस कर रहा है उसमें वो फूड सफिशिएंट तो है बट फूड सिक्योर नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पाकिस्तान का 43% खुराक जो है वो इनसिक्योर है, और इसकी वजह ये है कि फेयर हीट वेव्स और बेवक्त की बारिशें जो हैं होती हैं पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा जो है किरदार अदा करता है फूड नीड्स में, और ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड करती है क्लाइमेट चेंज पर। और वही फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को जिन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कोविड-19 कह लें और लॉस ऑफ फार्म लैंड। अस्सलाम वालेकुम। एंड पे प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं सारा डाटा जो हमने कलेक्ट किया हुआ है उससे हम लोग ने ये कंक्लूड किया हुआ है कि हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनसे हम लोग एक आगे फ्यूचर में हम लोग कैसे, हमें अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का एक ये चीज़ है कि जो रेस्टोरेंट की लोकेशन और जो इसकी सफाई है और डिफरेंट स्टाफ का एटीट्यूड है वो भी एक तरह से डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वे में। उसके अलावा हमारी रिसर्च के मुताबिक अगर इंक्रीज प्राइसेस है तो वो डिमांड को इन टाइम ऑफ क्राइसिस अफेक्ट कर रही है, लेकिन जो इनकम ऑफ एम्प्लॉइज़ उसको अफेक्ट नहीं करी, क्योंकि एट द बिगनिंग जो डिफरेंट रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उन लोगों ने पहले ही ज्वाइनिंग के टाइम एक डिफरेंट पे सेट की होती है, उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को रहना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस जो होती हैं इंक्रीज़ हो जाती हैं कभी कभी इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो उसकी वजह से कभी कभी हमारे पास डिमांड इफेक्ट नहीं होती अगर हमारे पास फूड का टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि पीपल जो है लोग ज़्यादा अच्छा टेस्ट प्रेफर करते हैं प्राइसेस की जगह। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्राइस रेट्स सेट और ऐड किए जाते हैं मेन्यू में, डिफरेंट सर्वेस किए जाते हैं, और हमारे पास उसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास मार्केट से जब डिफरेंट आइटम की जो सप्लाई होती है वो लेस आ रही होती है, तो
उस केस में कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स ये करते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक आइटम को एक प्रॉपर टाइम के लिए वो लोग लिमिट कर देते हैं, जैसे डे टाइम या फिर सिर्फ वो नाइट के टाइम अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास ये बेस्ट है कि उस आइटम को वो लोग ज़्यादा आइटम्स को वो लोग स्टोर करके रखें ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए। उसके बाद इन्फ्लेशन को हम लोग मैनेज तो नहीं कर सकते, बट देयर आर सम स्ट्रैटेजी जिसके ज़रिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग अपना मेन्यू चेंज कर सकते हैं। हम लोग जो हमारे जहाँ से हम लोग मार्केट से हम लोग अपनी डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, सप्लाई जहाँ से हम लोग को मिल रही होती है, हम लोग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं जहाँ से हमें लेस प्राइस में हमें चीज़ें मिल जाए। उसके बाद हम लोग डिफरेंट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट डिस्कस किया गया है। उसके बाद कोविड-19 के ऊपर जैसे डिस्कस किया गया, उसमें हमारे पास हम लोग अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी में, क्योंकि तब हमारे पास लोग प्रेफर करते हैं घर पे रहना डिजीज़ से बचने के लिए, प्रिकॉशंस के लिए। तो हम लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो फर्दर हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और ये जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बताई गई, इनको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगी।